हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो लिखा हुआ है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम यही जानेंगे कि भाई अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, यानी कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बेटा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अच्छी तरह से। हम पहले रेशो और प्रोपोर्शन का मतलब आपको समझाऊंगा। पहले रेशो का समझाएंगे, फिर हम कुछ सवाल लेंगे, ठीक है ना, उसको अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से जो है रेशो निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रोपोर्शन को देखेंगे, प्रोपोर्शन के कुछ सवाल लेंगे और उनको हम करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है रेशो की। तो सबसे पहले कुछ मत समझो, सबसे पहले ये समझो आप अच्छी तरह से कि जब भी रेशो का देखो, रेशो का ना एक साइन होता है, वो है हमारा इस तरह से, दो बिंदी लगा दोगे तो समझ जाना कि वो रेशो में है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा 3:2, 1:2, तो समझ लेना ये रेशो में संख्याएं लिखी हुई हैं। क्लियर है। अब रेशो का मतलब समझो कि रेशो का मतलब क्या है, यानी कि अनुपात होता क्या है। अनुपात मतलब ये कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, यानी कि रेशो अनुपात क्या है कि हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है उनका कंपैरिजन करना, यानी ठीक है ना, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना, सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। कैसे समझो आप पहले। मान लो कि मेरे पास एक संख्या a है और एक संख्या है b। ठीक है। अब क्या है कि देखो क्या होता है ना कि बेटा जब हम अनुपात निकालते हैं ना, जैसे कि हमें मान लो दो यूनिट का कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, पहले एक चीज को और समझो आप पहले कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दो यूनिट का, तो क्या करते हैं, या तो हम उसको डिफरेंस करके कंपैरिजन बता सकते हैं कि भाई ये कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है ना। या फिर हम उसको डिवाइड करके उसका अनुपात हम बता सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंस करके भी हम कंपैरिजन करते हैं और हम डिवीजन करके भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बेटा जो डिफरेंस करके हम करते हैं ना, वो क्या होता है कि कई बार माइनस करना, बड़ी संख्याएं होती है तो वो इनकन्वीनियंट होता है, वो सही नहीं है तरीका। ठीक है ना। लेकिन डिवीजन करके यदि आप करोगे तो वो हम उसका सही अनुपात एक तरह से हम उसको बता सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है, जैसे कि ए और बी। ठीक है, तो ए और बी जो है, तो इसको जो है अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको ए रेशो में बी, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। ऐसे ए रेशो बी मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे मैंने ये कहा कि ए अपॉन में बी, आप ये डिवीजन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डिवीजन है। ऐसे लिखो और चाहे तो इसको इस तरह से रेशो में डिनोट करके लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो दो क्वांटिटी हमारी, वो हमारी डिवीजन हो रही है कि ए बटे में बी, और उसको हम रेशो में लिखना है तो ए रेशो में बी, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक संख्या 3 है और एक संख्या 6 है। अब देख सकते हो दोनों सेम यूनिट है। सेम यूनिट ये नहीं कि मत सोचना कि ये 3 और 3 दोनों एक जैसे ना, एक जैसी ही संख्या है ये दोनों हमारी। ठीक है ना। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मैंने कहा कि 3 बटे में 6। अब इसको काटा मैंने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1:2 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो तीन संख्या थी हमारी, ये 6 से, यानी 3 का डबल 6 था। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो 6 जो है हमारा वो 3 का दुगना है। कहने का मतलब ये हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि आपने अगर 3 रेशो में 6 लिख दिया तो बेटा इसको रेशो नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो हमने काट के जब हमने लिख दिया कि 1:2, तो इसी को हम रेशो कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेशो जो है, यानी कि हम कंपैरिजन जो है या तो डिफरेंस करके भी कर सकते हैं और डिवीजन करके भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन जो होता है हमारा वो ज़्यादा कन्वीनियंट हमारा होता है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि जो हमारा जो रेशो होता है ना, रेशो नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शनल। तो ये ध्यान रखना कि बेटा रेशो जो होता है ना, वो डेसिमल में नहीं होगा और फ्रैक्शनल में
नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो 1/2 रेशो 1/3 अगर ऐसे दे दिया तो ये रेशो नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको आप क्या है कि इसको कन्वीनियंट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा हम सरल बना लेते हैं, जैसे 1/2 है और 1/3 रेशो दे रखा है, तो ये रेशो नहीं कहलाएगा। तो इसको रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का 6 हो गया। तो आपने क्या करा कि 6 गुणा 1/2 और रेशो 6 गुणा 1/3। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3:2 में जो है ना हमने इसको रेशो की फॉर्म में बना दिया। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। अगर मान लो ये ऐसे दे रखा हो 1:3 और ये 2.6 यानी कि 1.3 ये 2.6 अगर आपको ऐसे दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, ये रेशो नहीं कहलाएगा, तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इसको रेशो बना देना है। इसका डेसिमल हमने हटा दिया तो नीचे 10 लगा दिया, 10 से 10 ये कट गया पूरा का पूरा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 1:2 हमारा आ गया। तो इस तरह से जो है ना हमें सिंपलेस्ट करके जो है ना रेशो को बना देना है। तो ध्यान रखना है आपको कि डेसिमल में हमारा रेशो नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल में हमारा रेशो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो दे रखा है तो उसको जो है हम इस तरह से सिंपलेस्ट करके उसको रेशो में हम उसको बना देंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी रेशो का, ठीक है ना। अब क्या है कि हम कुछ सवाल लेंगे और तब उसको करके देखते हैं कि कैसे जो है ना उनका अनुपात निकाला जाता है। अब देखो ऐसा है कि अब हमारे पास 3 सवाल ऐसे करके दे रखे हैं और ये कह रहा है कि भाई इसको ना इसका रेशो करो आप, ठीक है ना, इसका रेशो निकालो। तो पहला जो सवाल आपको दिख रहा है 50 पैसे 2 रुपीज़ 2, तो यहाँ दे रखा है कि 50 पैसे का 2 रुपये से रेशो बताओ कि कितना है, यानी कि 50 पैसे से कितना ज़्यादा 2 रुपये है। कहने का मतलब ये है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर तो पैसे दे रखा है, यहाँ पर रुपीज़ दे रखा है, तो ये तो सेम यूनिट नहीं है, ये पैसा है ये रुपीज़ है, तो हम इसका रेशो कैसे निकालें हम, ठीक है ना, क्योंकि सेम यूनिट है नहीं। अगर रेशो में क्या होता है, रेशो में हमारी सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये रुपए को पैसे बना देंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमें पहला सवाल निकालना है तो मैंने कहा 50 पैसे और रेशो लगा देंगे। अब ये 2 रुपये है तो आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो गुणा में 100 कर देंगे। तो आपको पता है ये 50 रेशो 200 हो जाएगा और 0 से ये 0 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 1:4 हमारा ये रेशो बन जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो यानी कि 50 पैसे का 4 गुना जो है वो 2 रुपये होता है हमारा। तो इस तरह से हमने इसको रेशो निकाल के देख लिया, ठीक है ना। तो बस हमें क्या करना होता है, सेम यूनिट में अगर मान लो सवाल नहीं भी दे रखा है तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं हो सकते कि भाई सब सेम यूनिट में हो जाए। तो इसी तरह का कोई सवाल दे रखा होगा जिसको हम करके देख सकते हैं कन्वर्ट, तो हम उसको रेशो निकाल देंगे। अब जैसा कि देखो सेकेंड सवाल, सेकेंड में कह रहा है कि 3 डेज यानी कि 3 डेज टू 3 वीक्स का हमें बताना रेशो। तो आपको पता है कि भाई 3 डेज और 3 वीक्स हैं, तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक में कितने होंगे, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 रेशो में 21 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 1:7 जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को देखो आप। अब हमें दे रखा है ये 400 ग्राम है और ये दे रखा है 5 केजी, ये तो ग्राम में दे रखा है, ये 5 केजी में, तो ऐसे तो ये रेशो नहीं हो सकता, यानी कि इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि ये जो केजी है ना इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 किलो का मतलब हो गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 400 रेशो में ये हमारा 5000 हो गया। अब चाहे तो इसको बटे में लिख के कर सकते हो, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया 400 और बटे में 5000, 2 0 से 2 0 काट दी मैंने। अब इसको हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 25 चला गया, तो हमारा आ गया 2:25, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप इसको रेशो को निकाल के देख सकते हो। अब देखो बेटा, जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेके ना आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि भाई रेशो कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। रेशो के बाद फिर प्रोपोर्शन को देखेंगे कुछ सवालों को लेकर, ठीक है। तो ताकि जो है आप अच्छी तरह से समझ जाओ। अब जैसे देखो अगला सवाल देखो, आपको रेशो तो समझ में आ गया कि भाई सेम यूनिट करके, यदि सेम यूनिट में दे रखा है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके जो है जब वो कटना बंद हो जाए तो वो हमारा रेशो कहलाएगा, ठीक है। और यदि कई बार सेम यूनिट नहीं दे रखी होती है उसको हम करके जो सेम यूनिट बना सकते हैं, तो
वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्राम और किलोग्राम का बताया, तो किलोग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते थे ग्राम के अंदर, ठीक है ना, सेम यूनिट बन गई थी, उसके बाद हमने उसका रेशो निकाल दिया था। इसी तरीके से देखो आप ये जो है 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 108 इन 2 पार्ट्स इन द रेशो 4:5। अब हमें क्या दे रखा है कि मान लो 108 जो है उसको हमें 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किसमें, रेशो क्या होना चाहिए, 4:5 होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि हमारा टोटल नंबर 108 है और ये जो हमारा 2 पार्ट्स दे रखे हैं इसका जो रेशो 4:5 दे रखा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि बेटा मेरा टोटल पार्ट्स कितना हुआ, तो आप कहोगे कि सर ये जो दोनों रेशो हमारे दे रखे हैं इनको प्लस कर दो, तो 5 और 4 9, तो हमारी टोटल 9 यूनिट, यानी टोटल यूनिट हमारी हो गई 9, ठीक है। अब ये जो 9 यूनिट हमारी आई यही बराबर हमारे 108 के हैं। क्लियर बात हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन हमें इसके 2 पार्ट करने हैं, तो आपको पता है कि पहला पार्ट जो है वो है 4 और दूसरा पार्ट है 5, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट करना है इसका, फर्स्ट पार्ट, तो आपको पता है पहला जो है 4 है और टोटल हमारी यूनिट है कितनी, 9, ठीक है, और गुणा में 108 आप कर दो ऐसे करके, ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना है आपको 2 पार्ट्स में करना है, रेशो में हमारा दे रखा है 4:5। तो सबसे पहले हमने दोनों पार्ट्स को जमा कर दिया, यानी कि दोनों रेशो को प्लस कर दिया, तो 9 आ गया हमारा टोटल पार्ट्स। अब टोटल पार्ट्स में से हमारा 4 का और 5 का इस तरह से हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा 4 हिस्से था, तो 4/9 इंटू में 108 हो गया, इसको कर दो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 12 चौक 48, तो ये हमारा पहला हिस्सा आ गया 48। और इसी का यदि आपको सेकंड पार्ट करना था, तो सेकंड पार्ट यानी कि हमारा देखो 5 है, टोटल पार्ट हमारा 9 है और गुणा में इस तरह से 108 लगा दो आप, तो ये हमारा 12 चला गया, 12 पंजे 60। तो एक पार्ट हमारा जो आ गया, पहला हिस्सा 48 है और दूसरा हिस्सा हमारा 60 है। तो इस तरह से जो है ना, आप जो है किसी भी संख्या को, किसी भी रुपीज़ दे रखा हो, किसी जो भी चीज़ है उसको आप इस तरह से रेशो में करके देख सकते हो, यानी कि उनके पार्ट्स करके देख सकते हो। अब जैसे इस सवाल को देखो बेटा 5th नंबर का, ये कह रहा है कि x अनुपात y बराबर है 3:5, यानी कि x रेशो y बराबर है 3:5। तो आपको बताना है 3x + 4y और रेशो में 8x + में 5y। तो आपको ये पता ही है कि बेटा x जो है वो तो हमारा 3 के बराबर है और y जो है वो हमारा 5 के बराबर है, ठीक है। तो जैसा कि दे रखा है 3x + में 4y और अनुपात में 8x + में 5y, तो जहाँ x है वहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, और जहाँ y वाली वैल्यू है वहाँ y वाली वैल्यू पुट कर दो। तो 3x दे रखा है, तो 3 गुणा में 3 जमा में 4 गुणा में y की वैल्यू 5, और यहाँ पर इस तरह से तो 8 गुणा में 3 जमा में 5 गुणा में 5, जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर दो, जहाँ y है वहाँ 5 पुट कर दो। 3 तियाँ 9 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और ये हो गया 8 तियाँ 24 हो गया, और 5 पंजे 25 हो गया। 20 और 9 29, यानी कि 20 20 और 9 29 हो जाएगा, और 5 और 4 9 2 2 4। तो आप देख सकते हो कि 29 रेशो में 49 हमारा ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा आप, 6ठे नंबर के क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। देखो सवाल जब हम करते हैं ना तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि कैसे जो है ना इन सवालों को निकाला जाता है, ठीक है ना। रेशो तो आपको समझ में आ गया, बस आपको सिर्फ ये क्या करना है, इन सवालों को देख के अच्छी तरह से समझ के निकालो आप। देखो दे रखा है कि व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। अब ये देखो आपको ये पता है कि ये टोटल ये रेशो दे रखा है, और ये हर जो नंबर जो दे रखा है ये टर्म है हमारी, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये तो आपको पता ही है। ये कह रहा है कि हम क्या ऐड करें हर टर्म में इस रेशो के, सो दैट इट मे बिकम इक्वल टू 5:6, ताकि वो जो है 5:6 बन जाए। तो जब हमें कोई नंबर को ऐड करना है तो क्यों ना हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी एडिड x मान लिया, चलो ठीक है ना। अब ये पता ही आपको 2:5 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बटे में लिख सकता हूँ जी। अब इसमें मैंने क्या करा, x जमा कर दिया इसमें भी और x इसमें भी, यही तो बात कह रहा है। और वो बन जाए किसके बराबर, 5:6, यानी कि 5/6 लिख सकता हूँ उसको मैं। क्लियर, समझ में आ रही है। अब जब इस तरह का सवाल बन जाता है तो आपको पता ही है कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 प्लस में x लगा दो
और बराबर 5, 5 प्लस में x, इस तरह से जोड़ दो। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई फिर इसको करोगे, और ये 6x हो जाएगा, और ये हो गया 5 पंजे 25, और 5 को x से करोगे तो 5x हो जाएगा। क्लियर है? तो 6x, ये x वाला इसके साथ होगा, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये 25 और 12 को उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, ये x हो गया, और इसको करा आपने तो ये हमारा आ गया 13। तो यानी कि 13 वो नंबर है जिसको यदि इन रेशो में मैं प्लस करूँगा तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, इस सवाल को करके देख सकते हो आप। 7वें नंबर का सवाल देखो बेटा, क्या दे रखा है, आप इसको समझो। आप पहले क्या दे रखा है कि यदि a रेशो b जो है वो हमारा 2:3 है, और b रेशो 6 है, c जो है वो हमारा 3:5 है, तो हमें बताना है कि a रेशो b रेशो c कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है कि a रेशो में b जो है वो मुझे दे रखा है 2:3 दे रखा है। क्लियर बात? और b रेशो में 6 जो है वो मुझे 3:5 दे रखा है। तो मुझे a, b और c का मान बताना है, यानी कि वैल्यू बतानी है। तो आपको दिख ही रहा है कि a तो मेरा हो गया 2, ठीक है, और यहाँ भी देखो b है 3, और यहाँ भी देख रहे हो b 3 है, तो मेरा b तो यानी कि 3 ही होगा, और c मेरा 5 कहलाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू ये 2 हो गई, b मेरा दोनों में 3 है, तो b की वैल्यू समान है तो 3 हो गई, और c की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम रेशो में a b c की वैल्यू हम इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो b की वैल्यू समान ना हो तो क्या करोगे आप? तो जैसे कि देखो हमारा दे रखा है, यदि a रेशो b मेरा 2:3 है और b रेशो c मेरा 4:5 है, तो आपको बताना है a b c रेशो जो है वो मेरा कितना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि a रेशो b जो है वो मेरा 2:3 दे रखा है, और b रेशो में 6c जो है वो मेरा 4:5 दे रखा है। यानी चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। तो यानी कि 4:5 दे रखा है। अब देखो अब यहाँ देखो कि अब हमें a b c की निकालनी है, तो a रेशो b रेशो c निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू तो 2 है हमारी, लेकिन यहाँ b की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू 4 है। तो हमारा क्या होना चाहिए, b की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो यदि b की वैल्यू को यदि हमें सेम करना है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो टर्म है हमारी, अगर मान लो इसको मैं क्या करूं 4 से गुणा कर दूं, और इधर वाली जो टर्म है इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, तो b की वैल्यू मेरी समान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस पूरी टर्म को मुझे 4 से करना पड़ेगा। तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया, और 4 तिया मेरा हो गया 12, ठीक है। इसको करा 3 चौक मेरा ये 12 हो गया, और 3 पंजे मेरा हो गया 15। तो अब देख सकते हो b जो है वो मेरा समान हो गया। तो इसका मतलब a b c का जो रेशो मेरा आएगा तो वो मेरा आ जाएगा 8, और b की वैल्यू 12 हो जाएगी, और c की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू तो बेटा आपका देख ही रहे हो, आपका ये हमारा समान हो गया, लेकिन रेशो हमारा उतना ही रहेगा। आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो आप, जैसे a रेशो b 2:3 था, भले ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a 8 और बटे 12 जो है, तो इसको करोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो देखो हमारा रेशो उतना ही रहेगा, भले ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो क्या हो गया, ठीक है। 12 रेशो को करोगे आप 12/15 को काट के देखोगे तो 4:5 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप a b c की वैल्यू निकाल के आप देख सकते हो। अब देखो बेटा हम आ गए हम प्रोपोर्शन पे, ठीक है ना। अब तक तो हमने रेशो के सवाल कर करके देखे भाई किस तरह से इनको हम करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात, यानी कि समानुपात। तो समानुपात का मतलब है समान अनुपात। जब दो रेशो इक्वल अनुपात में होंगे तो उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी कि एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने कहा 6:18, और प्रोपोर्शन का ध्यान रखना बेटा, इस तरह से 4 बिंदु लगा दोगे तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ये तो था अनुपात का और ये प्रोपोर्शन का। तो एक अनुपात मेरा ये दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया मैंने 8:24। अब देखो क्या है, तो ये पूरी संख्या जो है ये हमारी प्रोपोर्शन में हमने लिख दी,
ठीक है। अब प्रोपोर्शन में ये है या नहीं वो बाद की बात है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो जैसे कि मैंने 6:18 लिखा और एक लिखा 8:24, ठीक है। तो जैसा आप देखो 6/18 और बराबर 8/24। अब इनको जरा हम काट के देख लेते हैं। 6 एकम 6, 6 3 18, 8 एकम 8, 8 3 24, 1/3 अनुपात 1/3। तो इसका अनुपात जो है वो हमारा बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो अनुपात इक्वल दे रखे होंगे तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। क्लियर होगी बात, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब जैसे देखो, समझो आप, जैसे मैंने लिख दिया 3:6 और 5:10, तो आपको समझना है कि ये मैंने प्रोपोर्शन में दे दिया है। अब मैंने ये कहा कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, क्या ये समानुपात में है या नहीं है। तो एक तरीका तो मैंने ऐसे बताया कि इस तरह से आप रेशो को काट के देख लो, यदि रेशो बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे ये प्रोपोर्शन में है। या दूसरा तरीका आप समझो आप, तो देखो ध्यान रखना है बेटा कि ये जो अंदर के जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं मीन्स, और ये जो बाहर बाहर वाले नंबर होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ध्यान रखना ये। तो कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में तब होते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। बस ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि बीच वाली संख्या का गुणा बाहर वाली संख्या के गुणा के बराबर होगा तो वो प्रोपोर्शन में होगा, नहीं तो नहीं। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब ये हुआ कि अंदर वाली संख्या का हम गुणा कर देंगे। अब बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो बाहर वाली संख्या का गुणा कर देंगे। तो ये देखा आपने 30 आ गया और इधर भी आ गया 30, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आप प्रोपोर्शन बता सकते हो कि ये संख्या प्रोपोर्शन में है या नहीं है। यदि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के तो वो प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये प्रोपोर्शन है हमारा, ठीक है। अब कुछ सवाल लेंगे, सवाल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा कुछ हम बेसिक सवाल, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रोपोर्शन के बारे में बताया। तो देखो क्या लिखा है, क्या 30, 40, 45, 60 प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन में लिख देंगे जैसे लिखा हुआ ये 30:40, प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, 45:60 लिख देंगे। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब या तो आप अब बटे में रख के काट के देख सकते हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके भी देख सकते हो आप। तो जैसे देखो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 30 गुणा में 60 बराबर 40 गुणा में 45, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसको मैंने करा तो ये 1800 आ गया, और इसको भी मैंने करा तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, यानी कि ये भी हमारा आ रहा है। तो देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों बराबर हैं, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हो या फिर आप जो है इसको काट के भी देख सकते हो, जैसे 30/40 कर दिया और बराबर 45/60 कर दिया। इसका तो देख सकते हो 0 से 0 कट गया, 3/4 आ गया, और 15 3 45, 15 चौक 60, 3/4 आ रहा है। तो देख सकते हो 3/4, 3/4 सेम रेशो है, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। इस तरह से करके देख सकते हो। इसको देखो, इस सवाल को, ये बताओ क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो सेम इट इज ऐसे लिख दो आप इसको। तो देखो, तो देखा ना हमने प्रोपोर्शन में बेटा 4 संख्याएं होती, 4 टर्म होती है। तो इसको इसी तरीके से लिखो 8:9, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो, 6:7 लिख दो। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 गुणा 6 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8 गुणा 7, तो 6 नहीं हो गया हमारा 54 और 8 सत्ते 56। तो क्या ये बराबर दिख रहा है आपको? नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस कर दो। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो इस तरह से इसको करके देख सकते हो आप। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, यदि 3:x समानुपात यानी प्रोपोर्शन 12:20 दे रखा है, तो
तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना कि हमें इस तरह से 4 टर्में दे रखी होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो जैसे जो हम समानुपात निकालते हैं ना, तो ध्यान रखना कि a/b समानुपात c/d, इस तरह से जो है ना आपका प्रोपोर्शन में संख्याएं दे रखी होती है। तो आपको क्या होता है कि कोई 3 संख्या दे रखी होती है, एक निकालनी होती है। तो जरूरी नहीं है, देखो पहली भी बोल सकते हैं, पीछे की 3 दे दें ये निकालने के लिए, ये ना दें, बाकी की 3 दे दें, ठीक है। तो इस तरह से निकालना होता है। तो बस आपको वो फार्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि देखो आप ये चीज़ दे रखी है 3/x और ये 12/20 दे रखा है। तो बस क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x गुणा में 12 बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 गुणा में 20, इस तरह से लिख दो। तो x बराबर है 3 गुणा में 20 हो गया, 12 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सवाल दे सकते हो सकता है x यहाँ ना होकर यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, ठीक है। तो एक टर्म निकालने के लिए आपको देंगे, बस फार्मूला आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यदि होता है तो वो प्रोपोर्शन में होती है। तो संख्या यदि प्रोपोर्शन में दे रखी है आपको तो वही अप्लाई आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा फोर्थ को देखो आप, ये दे रखा है कि द रेशो ऑफ द इनकम, ध्यान रखना, इनकम टू द एक्सपेंडिचर, यानी कि कमाई का और खर्चे का जो रेशो दे रखा है एक परिवार का, वो 7/6 दे रखा है। और क्या कह रहा है कि तुम्हें उनकी सेविंग बतानी है यदि उनकी इनकम 1400 रुपये है, ठीक है। अब ये रेशो किसका दे रखा है, ये रेशो दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो हमने क्या करा कि एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, लेट एक्सपेंडिचर बी x मान लिया, एक्सपेंडिचर को मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, अब मैं प्रोपोर्शन बना देता हूँ, इनकम 1400 रुपये, ऐसे ध्यान रखो। तो देखो 1400 इनकम और एक्सपेंडिचर मैंने x मान लिया और समानुपात का साइन लगा दूंगा। और ये भी मेरा 7/6 दे रखा है, वो भी इनकम और एक्सपेंडिचर का है, तो 7/6 ऐसे डाल दिया मैंने। तो अब आप देख ही सकते हो, ये मेरा हो गया x गुणा में 7 बराबर है 1400 और गुणा में 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 गुणा में 6 बटे में 7, 7 से काट दो, 7 दूनी 1400, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1200, देख सकते हो आप। तो x की वैल्यू 1200 आ गई, यानी मेरा एक्सपेंडिचर 1200 है। तो मेरा सेविंग कितना होगा, तो ये तो आपको पता ही है कि भाई 1400 इनकम है, खर्चा मैंने 1200 कर दिया, तो 1200 को इसमें से घटा दूंगा तो मेरी सेविंग आ गई 200 रुपये। तो इस तरह से देखो आराम से इस सवाल को निकाल के आप देख सकते हो। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पर संख्याएं आपको 2 दे रखी है ओनली। तो ध्यान रखना कि जब बेटा आपको 3 संख्याएं दे रखी होंगी तो प्रोपोर्शन क्या बनता है आपका, a/b प्रोपोर्शनल c/d, इस तरह से आप निकालते हो। लेकिन जब आपको 2 संख्याएं दे रखी होगी तो आपका प्रोपोर्शन आप बनेगा, तो मीन प्रोपोर्शन होता है a/b और b/c। ये आपको ध्यान रखना है जब आपको 2 नंबर गिवन दे रखे हो। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर गिवन दे रखा है और कह रहा है कि भाई मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो हम कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया a/b समानुपात b/c, ठीक है। तो ये हमारा बेटा मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन जैसे मैंने बताया ना, तो ये मीन प्रोपोर्शन कहलाती है हमारी। तो अब देखो हमारे पे नंबर तो 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा पहले नंबर पे आप रख देना 6 और दूसरे तीसरे पे हमारा पर कुछ नहीं है, तो हमने x मान लेंगे इसको, ठीक है, इसको भी x मान लेंगे और c की जगह जो है वो आपको रख देना 24। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ये ना ये फर्स्ट टर्म होती है और ये हमारी थर्ड है, ये हमारी सेकंड और थर्ड ये नहीं कहलाएगी हमारी। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करोगे आप इसको तो x गुणा में x बराबर है 6 गुणा में 24, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको आपने करा तो ये x की स्क्वायर हो गया और इसको करो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 हो 14, तो यानी x बराबर रूट में 144 हो जाएगा। तो 144 का 12 होता है। तो यानी कि हमारा जो मीन प्रोपोर्शन है वो हमारा आ जाएगा 12। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो इसमें भी एक सवाल देखो दे रखा है, x निकालो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई देखो ये मीन्स होता है और बाहर वाला नंबर एक्सट्रीम होता है हमारा। तो बस प्रोपोर्शन में यदि आपको दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाद में लिख दो। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को पहले लिख दिया और 4 गुणा में 12 मीन ऐसे लिख दिया।
अब क्योंकि प्रोपोर्शन में है तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो x बराबर है 4 इंटू में 12 और बटे में 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। तो इस तरह से बेटा आप रेशो एंड प्रोपोर्शन के सवालों को आराम से निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।